नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका ओंकार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे दिल्ली एनसीआर की खबरों के साथ। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल विनय सक्सेना पर तंज कसते हुए कहा कि वह कोई मेहमान नहीं है जो दिल्ली के बारे में कुछ नहीं जानते हो। उन्होंने एलजी से राष्ट्रीय राजधानी के विकास के लिए आप सरकार के साथ मिलकर काम करने की अपील की है। इसके बावजूद सीएम अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना पर उनकी सरकार की अलग अलग पहल में बाधा डालने के लिए निशाने पर लिया, लेकिन जोर दिया कि तमाम बाधाओं के बावजूद सरकार अच्छा काम कर रही है। और साथ ही सीएम केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा में कहा कि शिक्षकों के फिनलैंड प्रशिक्षण में देरी हुई है, इससे किससे लाभ हुआ है? किसी को भी नहीं। दिल्ली संवाद और विकास आयोग के उपाध्यक्ष जस्मिन शाह के कार्यालय को सील कर दिया गया है। वहां पिछले 6 महीनों से ताला लगा हुआ है। इससे किए गए फायदा क्या हुआ है? किसी को भी नहीं। साथ ही सीएम ने यह भी कहा कि इस वजह से बजट पेश करने में देरी हुई, लेकिन बाद में वही बजट बिना किसी बदलाव के पारित कर दिया गया है। तो सीएम अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल विनय सक्सेना पे तंज कसा है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी के विकास के लिए आप सरकार के साथ मिलकर काम करने की अपील की है उन्होंने। और साथ ही साथ सीएम अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना पर उनकी सरकार की अलग अलग पहल में बाधा डालने के लिए भी निशाने पर ले लिया, लेकिन जोर दिया कि तमाम बाधाओं के बावजूद सरकार अच्छा काम कर रही है। और साथ ही साथ सीएम केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा में कहा कि शिक्षकों के फिनलैंड प्रशिक्षण में देरी हुई है, इससे किसे लाभ हुआ है? किसी को भी नहीं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि दिल्ली संवाद और विकास आयोग के उपाध्यक्ष जस्मिन शाह के कार्यालय को सील कर दिया गया है। वहां पिछले 6 महीनों से ताला लगा हुआ है। तो आपको बता दें कि सीएम अरविंद केजरीवाल ने विनय सक्सेना पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि उपराज्यपाल हमारे हर कामों में बाधा डालते हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी के लिए विकास के लिए आप सरकार के साथ मिलकर काम करने की अपील की है उन्होंने उपराज्यपाल से। साथ ही साथ इसके बावजूद भी अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना पर उनकी सरकार की अलग अलग पहल में बाधा डालने के लिए निशाने पर लिया, लेकिन जोर दिया कि तमाम बाधाओं के बावजूद सरकार अच्छा काम कर रही है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा में कहा कि शिक्षकों के फिनलैंड प्रशिक्षण में देरी हुई है और इससे किसे लाभ हुआ है? किसी को भी नहीं। दिल्ली संवाद और विकास आयोग के उपाध्यक्ष जस्मिन शाह के कार्यालय को सील कर दिया गया। वहां पिछले 6 महीनों से ताला लगा हुआ है। तो सीएम अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल विनय सक्सेना पर तंज कसते हुए कहा कि वो दिल्ली सरकार के हर कामों में बाधा डालते हैं। आपको बता दें कि उपराज्यपाल विनय सक्सेना पर उन्होंने ये तंज कसते हुए कहा है। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि एलजी राष्ट्रीय राजधानी के विकास के लिए आप सरकार के साथ मिलकर काम करने की अपील की। इसके बावजूद सीएम अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना पर उनकी सरकार की अलग अलग पहल में बाधा डालने के लिए निशाने पर ले लिया, लेकिन जोर इस बात पे दिया कि तमाम बाधाओं के बावजूद सरकार अच्छा काम कर रही है। साथ ही साथ सीएम केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा में कहा कि शिक्षकों के फिनलैंड प्रशिक्षण में देरी हुई है और इससे किसे लाभ हुआ है? दिल्ली संवाद और विकास आयोग के उपाध्यक्ष जस्मिन शाह के कार्यालय को सील कर दिया गया और वहां पिछले 6 महीनों से ताला लगा हुआ है। वही आपको बताते चले कि सीएम ने यह भी कहा कि इस वजह से बजट पेश करने में देरी हुई है, लेकिन बाद में वही बजट बिना किसी बदलाव के पारित कर दिया गया है। उपराज्यपाल अब बिजली सब्सिडी वापस लेने की योजना बना रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली में शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन काम हुआ है। साथ ही साथ आगे कहा कि हमने सिर्फ सुगम व्यवस्था बनाने का काम किया, कड़ी मेहनत शिक्षकों ने की है। उनमें यहाँ जज्बा विदेश में मिले प्रशिक्षण में आया है। कुछ प्रधानाध्यापकों को दिसंबर और मार्च में विदेश जाना था, लेकिन उपराज्यपाल ने उनकी यात्रा रोक दी। इससे
किसको फायदा हुआ है, ये सारी बातें उन्होंने उपराज्यपाल पे तंज कसते हुए कहा है। तो वहीं खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह और उसके साथियों की तलाश में पंजाब पुलिस एक और जहां पूरे प्रदेश में अलर्ट है, वहीं इस बीच खबर आ रही है कि अमृतपाल को उसके एक साथी पपलप्रीत सिंह के साथ आईएसबीटी उस बस अड्डे पर देखा गया है। सूत्रों के मुताबिक शुक्रवार को अमृतपाल साधु के भेष में नजर आया था। खुफिया सूचना मिलने के बाद दिल्ली और पंजाब पुलिस की टीमें दिल्ली और इसकी सीमाओं पर तलाशी अभियान चला रही है। वहीं दूसरी तरफ अमृतपाल के उत्तराखंड जाने की भी आशंका जताई जा रही है। उसकी तलाश में एसटीएफ को लगा दिया गया है। वहीं हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर की सीएमओ पर उत्तराखंड एसटीएफ और पुलिस ने सघन चेकिंग शुरू कर दी है। हर जिले की सोशल मीडिया निगरानी सेल को सुपर अलर्ट मोड पर रखा गया है ताकि सोशल मीडिया पर हो रही हलचल पर पैनी नजर रखी जा सके। तो आईएसबीटी बस अड्डे से अमृतपाल को देखा गया है। आपको बताते चले कि इस बीच खबर यह भी आ रही थी कि अमृतपाल को उसके एक साथी पपलप्रीत सिंह के साथ आईएसबीटी बस अड्डे पर देखा गया है। वहीं आपको बताते चले कि सूत्रों के मुताबिक शुक्रवार को अमृतपाल साधु के भेष में नजर आया था। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रिंस आनंद जुड़ चुके हैं। प्रिंस, जिस तरह से देखा जाए अमृतपाल इससे पहले वो एकदम खुलेआम घूमना या जो उसके खालिस्तानी जो उसके विचार थे वो पूरा मीडिया के सामने रखना, और अब देखा जा रहा है कि वो पुलिस से भागता फिर रहा है। जय हिंद मैम। जी, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि अमृतपाल वाकई दर के अब ठोकरे जैसे एक तरह से कह सकते हैं खाने को मजबूर है। एक शख्स जो लगातार मंचों के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए अपनी दहशत फैलाना की कोशिश कर रहा था, अपने विचार रखने की कोशिश करता था, आज वो व्यक्ति पुलिस से भागा फिर रहा है। और मैं बता दूं कि आज पुलिस ने विशेष तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों से अपील की है कि वो इस बात पर विश्वास करें कि अमृतपाल सिंह उनकी गिरफ्त से बाहर है, क्योंकि लगातार अमृतपाल के पिता के द्वारा और लोगों में और सोशल मीडिया में ये बात फैलाई जा रही है कि अमृतपाल सिंह को गिरफ्तार पुलिस द्वारा कर दिया गया है, लेकिन किसी साजिश के तहत उन्हें उजागर नहीं किया जा रहा। लेकिन पुलिस द्वारा आज ही सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये आम जनता से अपील की गई है कि वाकई ही अमृतपाल सिंह उनकी गिरफ्त में नहीं है। और जिस तरह से आपने देखा कि शाहबाद क्षेत्र में भी जो छतरी के नीचे शख्स जाता नजर आया, उसके बारे में पुलिस ने कहा कि ये अमृतपाल ही है। जिस तरह से सोशल मीडिया पर लगातार से जो वीडियोस हैं वो वायरल हो रहे हैं, कभी अमृतपाल कहीं है, लेकिन जब तक उस पर आधिकारिक मोहर नहीं लगती किसी तरह की, तब तक मैम कुछ भी कह पाना संभव नहीं होता। क्योंकि जब तक पुलिस का बयान नहीं आ जाता, पुलिस कह नहीं देती, तब तक हम उस चीज को कैसे मान लें कि कोई भी जो वीडियोज हैं वो पुख्ता वीडियोज हैं या दूसरे हैं। तो फिलहाल जिस तरह से पुलिस लगातार बताती जा रही है, जानकारी देती जा रही है, वो उजागर सामने होता जा रहा है। पर ये बात तो पक्की जिस तरह से भी नजर आ रही है कि वाकई अमृतपाल सिंह पंजाब और दिल्ली और अलग अलग एरियाज में फिलहाल भागता हुआ नजर आ रहा है। हाँ प्रिंस, अगर वही देखा जाए कि इतना वक्त हो गया इस पूरे मामले में, लेकिन अभी तक वो पुलिस के हाथ नहीं लगा है, तो कहीं ना कहीं ये पंजाब पुलिस की भी यहाँ पे विफलता नजर आ रही है। जी मैम, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा कि इतने दिन हो जाना, लगातार जिस तरह से 18 तारीख को कार्रवाई की थी, ये तो तभी जिस तरह से फोर्सेस थी उस वक्त ही इस कार्रवाई, क्योंकि पहले अमृतपाल को नहीं पता था कि उस पर कोई कार्रवाई होने वाली है। अगर पुलिस को कार्रवाई कर रही थी तो उसी वक्त उसको गिरफ्तार करना चाहिए था। सुरक्षा घेरा उस वक्त इस तरह का बनाना चाहिए था कि भागने का कोई मौका ही ना मिलता। लेकिन अगर मिला भी था तो फिलहाल इतनी फोर्सेस के पास उसे पकड़ तो जरूर लेना चाहिए था। इसी बात के लिए माननीय कोर्ट ने भी फटकार लगाई थी, और इसी बात की फजीहत जो है पंजाब पुलिस ने लगातार, आप देखिए कि पूरा पंजाब को फिलहाल शांतिमय तरीके से रखा है, कोई किसी तरह का दंगा वगैरह नहीं होने दिया। छुटपुट घटनाएं जरूर हुई, लेकिन बड़ी घटना की बात करें तो वो पंजाब पुलिस ने रोकी है। लेकिन इतना सब हो जाने के बाद भी फजीहत लगातार हो रही है, और वो इसी बात की है कि गिरफ्तारी नहीं हुई। और फिर पंजाब पुलिस लगातार बड़ी डिटेल से बयानबाजी कर रही है, लगातार प्रेस से संबोधित होकर बयानबाजी की जा रही है कि फिलहाल केस की अपडेट क्या है।
तो ये तो है कि फजीहत तो हुई है, ये तो मानने वाली बात है, लेकिन यहाँ पर्सनली मैं ये बात जरूर मानता हूँ कि पंजाब पुलिस ने फिलहाल पंजाब के अमन शांति को जरूर संभाला है। जी, वही अगर हम देखें जिस तरीके से अजनाला में हुआ था ये सारी घटना जब जी हुई थी, जी और जी उस वक्त देखा जाए कि ना केंद्र की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई थी, और जिस तरीके से हमें पंजाब में पुलिस का वहां पे विफलता देखने को मिली है कि जिस तरीके से पुलिस उस वक्त पीछे हटती हुई दिखी है और कुछ कार्रवाई नहीं की गई है इस पे। जी मैम, मैं बता दूं कि मेरी जो अजनाला घटना की बात करें, उस घटना में जो घायल हुए थे पुलिस ऑफिसर, कई पुलिस अधिकारी थे, होमगार्ड के अधिकारी थे, मेरी उनसे पर्सनल बात हुई है। उस वक्त जोश में खुद देखने में मिला था, गुस्सा था उनमें कि हमारे साथ हमें, मेरे को लगता है कहीं ना कहीं उनके हाथ उस वक्त बांध दिए गए थे। तो ये घटना जो है एक बड़ा शर्मनाक घटना था कि पुलिस स्टेशन पर आकर हमला हो जाना, और इंटरनेशनल लेवल तक ये घटना जरूर गई थी। उसके बाद देखा जाए तो जो घटनाएं लगातार सामने आई हैं, अमृतपाल सिंह के खिलाफ पुलिस ने जो कार्रवाई की है वो वाकई सुसंरचित ढंग से की गई है। एक ग्राफ तैयार किया गया होगा, एक स्ट्रेटजी तैयार की होगी कि इस तरह से ये कार्रवाई करनी है। तो देखिए कि अजनाला घटना में वाकई पूरी तरह से विफल नजर आ रही थी, जैसे हाथ बांध दिए गए हो, कोई कार्रवाई ना करने की पुलिस को ऑर्डर नहीं थे, तो ये तो साफ नजर आता है। लेकिन उसके बाद की बात करें तो पुलिस लगातार एक्टिव हो गई है। लगता ही नहीं कि ये वही पुलिस है जो अजनाला घटना में सामने आई थी। लेकिन हाँ, इसके बाद पुलिस पूरी तरह से एक्टिव है। ये भी हो सकता है कि पैरामिलिट्री फोर्सेस आने के बाद एक तरफ हौसला बढ़ोती है, लेकिन इस तरह नहीं, ये वही पंजाब पुलिस है जिसने 84 के दौर में आतंकवाद को खत्म किया था। ये वही पंजाब पुलिस है जिसका डर खौफ जो है दूर दूर के एरियो में, दूर दूर के स्टेट्स में भी होता है कि पंजाब पुलिस के जवान है। तो ये तो नहीं कह सकते कि पंजाब पुलिस में क्षमता नहीं है या पंजाब पुलिस किसी तरह से कोई डर गई थी वहां पे जाने पे। बात यही है कि हाथ बांध दिए गए थे, उसके कारण ये दिक्कत जरूर उस वक्त पेश आई थी, लेकिन उसकी रिकवरी जो है फिलहाल जरूर पूरी की जा रही है, और उम्मीद यही है कि जल्द से जल्द जिस तरह से कार्रवाई चल रही है, अमृतपाल सिंह को जरूर गिरफ्तार जरूर कर लिया जाएगा। जी ठीक है प्रिंस, बहुत बहुत धन्यवाद सारी जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। धन्यवाद। तो खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह और उसके साथियों की तलाश में पंजाब पुलिस एक और जहां पूरे प्रदेश में अलर्ट है, तो वहीं इस बीच खबर यह भी आ रही है कि अमृतपाल को उसके एक साथी पपलप्रीत सिंह के साथ आईएसबीटी बस अड्डे पर देखा गया है। वहीं सूत्रों के मुताबिक शुक्रवार को अमृतपाल साधु के भेष में नजर आया था। वहीं खुफिया सूचना मिलने के बाद दिल्ली और पंजाब पुलिस की टीम दिल्ली और इसकी सीमाओं पर तलाश अभियान चला रही है। राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म होने पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का ये बयान सामने आया है, जहां पर गिरिराज ने कहा जब चारा घोटाले में आदेश आया था और लालू प्रसाद की सदस्यता जाने वाली थी, उस समय राहुल लालू से नहीं मिलते थे। राहुल ने तब ऐसे मामले में अपील के प्रावधान से संबंधित अध्यादेश को फाड़ दिया था। वहीं लालू जी ने उस समय राहुल को श्राप दिया था। इधर राहुल पर हुई कार्रवाई को लेकर शनिवार को यूथ कांग्रेस देश भर में प्रदर्शन करेगी। इसके अलावा पार्टी सोमवार से देश भर में संविधान बचाओ आंदोलन शुरू करने का ऐलान किया है। इसकी रणनीति के लिए पार्टी की आज एक अहम बैठक भी होने वाली है। इसमें खड़गे समेत पार्टी के वरिष्ठ नेता भी शामिल होंगे। वही आपको बता दें कि प्रियंका और सोनिया भी इस बैठक में शामिल हो सकती हैं। तो आपको बता दें कि राहुल गांधी की सांसद की सदस्यता रद्द हो गई है। आपको बताते चले कि गिरिराज सिंह का इस पूरे मामले पे बयान आया है। उन्होंने कहा कि जब चारा घोटाले में आदेश आया था और लालू प्रसाद की सदस्यता जाने वाली थी, उस समय राहुल लालू से नहीं मिलते थे। राहुल ने तब ऐसे मामले में अपील के प्रावधान से संबंधित अध्यादेश को फाड़ दिया था। लालू जी ने उस समय राहुल को श्राप दिया था। इधर राहुल पर हुई कार्रवाई को लेकर शनिवार को यूथ कांग्रेस देश भर में प्रदर्शन करेगी। इसके अलावा पार्टी सोमवार से देश भर में संविधान बचाओ आंदोलन शुरू करने वाले का ऐलान किया है। इसकी रणनीति के लिए पार्टी की आज एक अहम बैठक भी होने वाली है। इसमें खड़गे समेत पार्टी के वरिष्ठ नेता भी शामिल होंगे। साथ ही साथ रिपोर्ट्स की माने तो प्रियंका और सोनिया भी इस बैठक में शामिल हो सकती हैं।
तो राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हो गई है। उस पे आपको बता दें कि गिरिराज सिंह का बयान सामने आया है, जहां पर उन्होंने कहा कि चारे घोटाले में आदेश आया था, लालू प्रसाद की सदस्यता जाने वाली थी। उस समय राहुल लालू से नहीं मिले थे। राहुल ने तब ऐसे मामले में अपील के प्रावधान से संबंधित अध्यादेश को फाड़ दिया था। वहीं लालू जी ने उस समय राहुल को श्राप दिया था। इधर राहुल पर हुई कार्रवाई को लेकर शनिवार को यूथ कांग्रेस देश भर में प्रदर्शन करेगी। इसके अलावा पार्टी सोमवार से देश भर में संविधान बचाओ आंदोलन शुरू करने का ऐलान किया है। इसकी रणनीति पार्टी का आज एक अहम बैठक भी होने वाली है और इसमें खड़गे समेत पार्टी के वरिष्ठ नेता शामिल होंगे और साथ ही साथ रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रियंका और सोनिया भी इसमें शामिल होंगे। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ वरिष्ठ पत्रकार लल्लन जी जुड़ चुके हैं। लल्लन जी, जिस तरीके से देखा जाए कि जो अध्यादेश एक वक्त में राहुल गांधी ने फाड़ा था और आज वही चीज उन पे आ चुकी है। ये तो बात सच है कि राहुल जी ने उसको फाड़ के फेंक दिया था पार्लियामेंट में और इसको लेकर काफी हंगामा भी हुआ था जी। और आज वही पार्लियामेंट में अध्यादेश को फाड़ दिया था और इसको लेकर काफी हंगामा उस वक्त हुआ था जी। और उनकी सरकार का ये फैसला था, किसी और का फैसला नहीं था। और आज इसमें राहुल जी स्वयं फंस गए हैं। देखिए, ये जो सारा केस ऐसा हो गया है कि एक नैतिकता की जो एक हद होती है वो राहुल जी पार कर गए हैं। इनके खिलाफ ऑलरेडी कई केसेस हैं अभी। एक वो नेशनल हेराल्ड का केस चल रहा है और एक नाथूराम गोडसे का केस चल रहा है और 2 केसेस और चल रहे हैं ऑलरेडी। इनको बेल मिला हुआ है केसेस में। तो ये तो एक तरह से ये क्रिमिनल एक्टिविटी समझी जानी चाहिए कि जब इनके मन में जो भी होता है बोल देते हैं जी। ये इतनी बड़ी पोजीशन पर हैं, इतनी बड़ी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं और इस देश के अपोजिशन की सबसे बड़ी पार्टी है और उसमें इस तरह से बयानात राहुल जी देते रहते हैं गैर जिम्मेदारना, ये बड़ा दुखद है जी। अब अभी देखिए सारी अब इस समय तो सारी अपोजिशन एक साथ हो गई है इस चीज को लेकर। ममता जी ने बहुत जबरदस्त रूप से क्रिटिसाइज किया है, केजरीवाल ने क्रिटिसाइज किया है और जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने क्रिटिसाइज किया है। सारे लोग इस फैसले के खिलाफ आंदोलन करने के लिए उतर रहे हैं जी। और जो आज डेवलपमेंट और जो ताजा डेवलपमेंट है वो कि सारी अपोजिशन पार्टी सुप्रीम कोर्ट जा रही है, सीबीआई और ईडी के काम उसकी चेकिंग की जाए। उनका ये कहना है कि सीबीआई ईडी गवर्नमेंट के हाथ की कठपुतली बन गई है जी। जो भी हो सुप्रीम कोर्ट में अगर केस जाएगा तो जो कोर्ट इसको कंसिडर करके देखेगी। लेकिन जिस तरह से ये लामबंदी हो रही है मोदी जी के खिलाफ और जिस तरह से ये अनैतिक ढंग से बयानबाजी की जा रही है, मेरा ख्याल है इस पर रोक लगनी चाहिए। और जब ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो जजेस भी इस बात को ध्यान में देखेंगे। इस समय वैसे भी हमारी जुडिशरी बहुत एक्टिव है, जैसे आप देखेंगे बहुत सारे केसेस गए हुए हैं और फटाफट फैसले आ रहे हैं। और पहले की तरह नहीं की चीजें बहुत लटकी रहती हैं, एक अच्छी बात है। तो ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में विरोधी पार्टियां जा रही हैं, अपने जो विचार हैं वो रखें। लेकिन मैं तो ये समझता हूँ कि विरोधी पार्टियों की भी कोई जिम्मेदारी तो है ना देश के प्रति, वो क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं। जी ललन जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, सारी जानकारी साझा करने के लिए। तो वहीं ग्रेटर नोएडा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने पर सपा नेताओं पर भी की जा रही कार्रवाई पर कहा कि बीजेपी संविधान की हत्या करना चाहती है। अगर बीजेपी नेताओं के बयानों की जांच हो जाए तो वाकई ही सदस्यता रद्द हो जाएगी। अखिलेश यादव शुक्रवार को सपा नेता सुधीर भाटी का मां कृष्ण देवी के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त करने ग्रेटर नोएडा पहुंचे थे, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि बीजेपी सरकार में महंगाई, बेरोजगारी के साथ भ्रष्टाचार चरम पर है। असल मुद्दों पर बीजेपी बहस नहीं करना चाहती। बीजेपी के इशारे पर पहले सपा नेताओं पर कार्रवाई की जा रही थी, वहीं बीजेपी ने सपा के आजम खान, उनके बेटे अब्दुल्ला की सदस्यता ले ली है।
वहीं सपा विधायक इरफान सोलंकी पर केस दर्ज किए गए हैं और दूसरे प्रदेश के कैडर के अधिकारी को इस काम के लिए बुलाया गया है। अब कांग्रेस के बड़े नेता की सदस्यता पर 2 साल की सजा होने के बाद सदस्यता रद्द की गई है। तो आपको बताते चले कि पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तंज कसा है। बीजेपी पर उन्होंने कहा है कि संविधान की हत्या करना चाहती है। अगर बीजेपी नेताओं के बयानों की जांच हो जाए तो कईयों की सदस्यता रद्द हो जाएगी। तो ये आपको बताते चले कि राजधानी में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। शुक्रवार को लंबे समय के बाद 150 से अधिक मामले सामने आए हैं। वहीं 2282 जांच में 6.66% लोग संक्रमित पाए गए हैं। फिलहाल दिल्ली में कोरोना के एक्टिव केस 424 है। इनमें से 250 होम आइसोलेशन और 22 लोग अस्पताल में भर्ती हैं। अस्पताल में भर्ती मरीजों में से 16 आईसीयू में हैं और वहीं फ्लू के कारण मरीजों में डायरिया के मामले भी सामने आ रहे हैं। एम्स के मेडिसिन विभाग के एडिशनल प्रोफेसर डॉक्टर नीरज निशुल्क का कहना है कि फ्लू से पीड़ित मरीजों में डायरिया के लक्षण भी देखे जा रहे हैं और ऐसे में लोग शरीर में तरल पदार्थों की कमी ना होने दें। ग्रेटर नोएडा में मौसम कई दिनों से मिजाज बदल रहा है। बीते दिन सुबह से ही हल्की बारिश हुई और हवा भी चल रही है। वहीं रात में आई तेज बारिश ने किसान की फसल पूरी तरह से बर्बाद कर दी है। किसानों की खड़ी फसल जमीन में लेट गई है और जिसे देख किसानों के चेहरे पर मायूसी छाई है। बारिश के कारण किसानों की लाखों की फसल मिट्टी में मिल गई है। किसानों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई। वहीं पिछले कई दिनों से बादल छाने के साथ बूंदाबांदी होने पर किसानों की चिंता बढ़ गई थी। किसान इस समय बारिश ना होने की प्रार्थना कर रहे थे। वहीं बेमौसम बारिश ने किसानों की करीब 6 माह की मेहनत पर पानी फेर दिया है। पकने के बाद जब फसल किसान के घर में जाने को तैयार थी तो अचानक हुई बारिश और ओलावृष्टि में गेहूं सरसों की फसल को भारी नुकसान हुआ है। किसी ने बेटी की शादी तो किसी ने पुराने मकान की मरम्मत कराने की योजना बनाई थी। किसानों की माने तो 30 से 40% फसलों के गिरने से नुकसान हुआ है। तो फिलहाल खबरों के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए ओंकार न्यूज।